नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज के करंट अफेयर्स 17 नवंबर के गुरुवार के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी के प्री और मेंस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अपडेटेड नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, जिसके साथ आपको 2 टेस्ट सीरीज मिल रही है। प्री के साथ आपको 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज मिल रही है। छोटे फॉर्मेट में इसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, साथ में इसके पीडीएफ मॉडल आंसर होते हैं और साथ में ही इसके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो सोल्यूशन, पीडीएफ सोल्यूशन और साथ में पेपर। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं 895 रुपए का। ये आपको 1299 के जो नोट्स हैं उसके साथ फ्री मिल रहा है। वहीं पर यदि आप एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की जो 1295 रुपए की इसमें कॉपी चेक होती है, इसकी जो आपको टेस्ट सोल्यूशन है, वीडियो लेक्चर्स है, वो आपको यूट्यूब पे दिखाए जा रहे होंगे। आप ये परचेज कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के नोट्स और आपको ये फ्री मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या एग्जाम गुरुजी के ऐप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले दिनों क्या क्या देखा। बरगी डैम किस जिले में है? तो ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के दो डैम हैं जिन पर ये क्या कहते हैं, अब जो नया फ्लोटिंग पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, वो लगाया जा रहा है। उनमें एक बरगी डैम है, जबलपुर में है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको वहां पर बताई थी। मुख्यमंत्री कप में कितने वर्ष से कम आयु के समूह के बालक बालिका यानी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगे? तो 18 वर्ष से कम के हो सकेंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के इसमें गेम होंगे। शुरुआत इसकी ब्लॉक लेवल से होगी। बाकी के डिटेल्स करंट अफेयर में बता दी थी। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं सोनिया ठाकुर, इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। मध्य प्रदेश पेशा एक्ट कितने विकास खंडों के गांव में लागू किया जाएगा? तो 89 विकास खंडों में लागू किया गया है, जिसके साथ जो जो गांव जुड़े हुए हैं वहां पर भी ये लागू माना जाएगा। धीरे धीरे इसके प्रश्न हम सम्मिलित करते जाएंगे, जानकारियां जैसे जैसे पास में आती जाएंगी। निम्न में से किस राजमार्ग का एक खंड रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है? ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आने वाले समय में। तो NH-46 में ये अभ्यारण्य का एक भाग है जो आता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरें। निम्न में से किसने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक मंच फ्लड हब लॉन्च किया है? ये है गूगल। जिस प्रकार से आपका जीमैप होता है उसी प्रकार से ये उनका एक मंच रहेगा जहां पर आपको जानकारियां दी जाएंगी बाढ़ वगैरह की। फ्रीजेस, जिसे 2024 के लिए शुभंकर बनाया गया है ओलंपिक पैरालंपिक दोनों पे, पेरिस ओलंपिक पे। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की ये कैप है। जैसे आप सांता क्लॉज की कैप देखते हैं रेड कलर की, उसी प्रकार की एक कैप होती है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। निम्न में से किसे प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया? तो गौरव द्विवेदी है, छत्तीसगढ़ के कैडर के आईएएस है, उन्हें नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो वो है शरद कमल अचंता, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, लगातार 4 वर्षों से देश के लिए मेडल लेकर के आ रहे हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी यानी BSL-4 का शिलान्यास किया गया? BSL जो 4 होता है ये इसकी कैटेगरी होती है 1, 2, 3 और 4, 4 कैटेगरियों की लैब होती है। तो ये 4 लेवल की कैटेगरी के लैब है। तो इसका शिलान्यास किया गया है, कहां पर किया गया है? इंदौर पे किया गया है, भोपाल में किया गया है, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये ग्वालियर में किया गया है। डिटेल की यहाँ पर हम डिटेल्स देख लेते हैं। बात करेंगे कि ये जो लैब बनेगी ये कहां पर बनेगी? ये ग्वालियर में, ठीक है। जो यहाँ पे रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान है वहां पर ये स्थापित की जाएगी और ये लेवल 4 की लैब होगी। यहाँ पर 4 प्रकार की लैब होती हैं। BSL-1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती। सबके अपने अपने क्या कहते हैं प्रोग्राम होते हैं, किस लेवल पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये अमेरिका, चाइना, इन जगहों पे है। अभी आपने इसको सामान्य भाषा में समझना है तो अभी हमारे लगभग पूरा विश्व जो है कोरोना की बीमारी से क्या था? ग्रसित था। अब ये जो कोरोना बीमारी आई थी ये आई कहां से थी? किसी जीव से या किसी पक्षी से तो आई नहीं थी। बीच में थोड़ी सी हवा चली थी कि ये पक्षियों चमगादड़ों से हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक लैब से एक वायरस लीक हुआ था जहां से ये बीमारी भूलवश हुआ, जान करके हुआ, ये भी एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये कि जो ये कोविड बीमारी आई ये एक लैब से वायरस लीक हुआ जिसकी वजह से ये फैली। तो अब वहां पर हो क्या रहा था लैब में? वहां पर जैव अनुसंधान हो रहे थे, इस प्रकार के रिसर्च किए जा रहे थे। ठीक वही काम इस लैब पर भी किया जाएगा।
लेकिन ये काम अच्छे कार्य के लिए होते हैं और बुरे कार्य के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन जैविक हथियारों को बनाना जो वैश्विक संस्थानों उन्होंने उस पर बैन लगा रखा है, और इसकी क्या होता है निगरानी भी की जाती है। जैसे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं तो उन पर भी निगरानी की जाती है। ईरान पर उस पर बैन लगा हुआ है क्योंकि ऐसी शंका है कि वो जैविक और परमाणु हथियार भी है। अभी रूस और यूक्रेन पे जो युद्ध चल रहा है वहां पर भी ऐसी बीच में खबरें आने लगी थी कि यूक्रेन या रसिया दोनों में से कोई एक जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है प्रोहिबिटेड है, आप जैविक हथियार नहीं बना सकते। लेकिन इन लैबों का यूज होता है। इन लैबों का यूज क्या होता है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो डिसीजेज होती हैं उनके कारकों को, उन पे समाधान खोजे जाते हैं कि ये डिसीजेज होती क्यों हैं, इनके रीजन क्या है। तो अब उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक प्रकार के पैथोजन होते हैं, उनको रखा जाता है, उन पर ये शोध किया जाता है। अब ये जो पैथोजन होते हैं ये पूरी तरह से लाइलाज होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता। ये लैब बहुत सिक्योर होती हैं, इन पर सिक्योरिटी बहुत, इन पर या तो आप ये भी मान के चले कि इन पे हवा और प्रकाश दोनों का आना जाना एक तरह से पूरी तरह से फिल्टर होके होता है, पूरी तरह से प्रवेश नहीं होता, ये पूरी तरह से पैक होती है लैब। तो हवा भी जो इसके अंदर आती है और बहुत फिल्टर हो करके आती है, प्रकाश भी फिल्टर होकर के आता, प्रकाश तो होता ही नहीं इसके अंदर, और जो बाहर जाती है हवा उसको भी अलग अलग स्तर पे फिल्टर करने के बाद बाहर निकाला जाता है। अब ये पैथोजन क्या होते हैं जो इसके अंदर जिन पर ये शोध चलता है, पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन एक प्रकार का ये कह सकते हो आपकी वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये जिनका प्रयोग जैविक हथियारों में किया जाता है या जैविक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि इन पर प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, अब ऐसे जो हथियार बनाए जाते हैं इनका बीमारियों के लिए भी प्रयोग हो सकता है और बीमारियों को फैलाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जैविक हथियारों के रूप में भी हो सकता है और जीवों को क्या कहते हैं बचाने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो दोनों प्रकार से प्रयोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसका जो प्रयोग किया जाएगा, जैसे अभी कोरोना बीमारी आई तो सबसे ज्यादा यदि आप देखेंगे फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में जो प्रॉब्लम गई सबसे ज्यादा वो किस चीज की गई, क्योंकि हमें इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, दुनिया को नहीं थी, हमें भी नहीं थी। जब बीमारी कहां से आई, किस प्रकार से हुई, पहले तो इस पे R&D की गई कि ये बीमारी हुई कैसे, इसका स्रोत क्या है। अब हमारे उसके पास कोई डेटा ही नहीं है। जब डेटा नहीं है तो वैक्सीन बनाना बहुत ही असंभव हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक टाइम, वैसे वैक्सीन बनाने में बहुत कम समय लगा है, लेकिन फिर भी जो एक समय लगा उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि हमारे पास इसको लेकर के कोई शोध थे ही नहीं। उस पर पहले शोध हुए, उस बीमारी पर शोध हुए, उसके बाद फिर वैक्सीन बनाई गई, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि इसका रूट कहां से है, ये फैल क्यों रही, तब तक उसका इलाज भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार की रिसर्च की जाएगी और ये जो रहेगा ये रक्षा अनुसंधान और विकास की स्थापना जो है रक्षा मंत्रालय का, उसके अंतर्गत रहेगा। ये देश की दूसरी और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पहली लैब होगी। इसके पहले आपने कोविड के समय में देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो टेस्टिंग हो रही थी वो पुणे जा रही थी, या जब नए केसेस आ रहे थे, है ना, व्हाइट वायरस आ रहा था, फंगस जब फैल गया था एक तरह से, अलग अलग ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो उनके जो डेटा से भेजे जा रहे थे वो पुणे भेजे जा रहे थे। फिर धीरे धीरे लेबोरेटरीज हमारे यहाँ बढ़ी, तो जिसका मेन संस्थान हमारे पास अभी वर्तमान में वो पुणे में है। अब यहाँ पर कोरोना वायरस पर भी रिसर्च की जाएगी कि इसका आगे भविष्य क्या है, ताकि इस बीमारी को सामान्य किया जा सके। और ये लैब जो पूरी होगी लगभग 2026 के आसपास बन करके तैयार हो जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी एक लैब हमारे राज्य में स्थापित हो रही है। अब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा 3 लेयर होगी, वही होगी, हवा पानी आना मुश्किल होगा यहाँ पे, इस प्रकार के वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे रहेंगे पूरे पैक। और ये इसके पहले जो एक लैब है हमारे यहाँ पुणे में स्थित एक बायोलॉजिकल लैब है जो कि पूरी तरह से आधुनिक है, लेकिन इतनी आधुनिक नहीं है, ये बहुत आगे के भविष्य को ध्यान में रख करके स्थापित की जा रही है। पहला प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, डिटेल्स थी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया है। ये कहां पर किया है? मुरैना में, मालनपुर में, पीथमपुर में या मंडीदीप में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है ये पीथमपुर में किया गया है। ग्रीनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा मैदान खाली है और वहां पर एक नए प्लांट का क्या करना है, निर्माण करना, यानी किसी भी पुराने मकान को तोड़ करके या किसी प्रकार का वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लैंड है, वहां पर इसका निर्माण किया जाना है। तो इसी प्रकार इसी एरिया को क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड भी कहते हैं। तो वहां पर एक मशीनरी प्लांट शुरू किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का पहला ग्रीनफील्ड फार्म है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कृषि से संबंधित अत्याधुनिक जो मशीनें हैं
उनका निर्माण किया जाएगा। और महिंद्रा और स्वराज ब्रांड के जो मशीनरी है वो यहाँ पर बनेगी। इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि अभी हम अलग अलग राज्यों से या दूसरे देशों से जो मशीनें मंगाते हैं तो उनपे हमें कई बार क्या होता है कि जीएसटी देनी पड़ती है, अन्य टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो उसकी बचत होगी। अब इसका जो निर्माण जो यहाँ पर किया जाएगा वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, तो यानी हमारे राज्य की क्या होगी, इनकम भी बढ़ेगी। तो ये अलग अलग देशों में, आपका अफ्रीका हो गई, यूरोप हो गई, अमेरिका हो गई, इन यहाँ पे पूरे कंटिनेंट्स में भेजे जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है? श्री अमर गोपालानी को, श्री केटी दादलानी को, श्री पुरदधीच को या श्री भगवान बाबानी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, श्री भगवान बाबानी को वर्ष 2021 का साहित्य गौरव पुरस्कार दिया गया है। अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, 19, 20, 21 के लिए। तो 19 में श्री अमर गोपालानी को दिया गया है, 2020 का श्री केटी दादलानी को दिया गया है और 2021 के लिए श्री भगवान बाबानी को दिया गया है। साहित्य गौरव सम्मान जो ये दिए जाते हैं ये सिंधी साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो इसके साथ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों को, उसमें 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब इसमें जो सिंधी साहित्य पे योगदान करते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार स्थापित किए गए थे तो किसकी याद में किए गए थे? संत शिरोमणि हीरदाराम जी के नाम से स्थापित किए गए थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? 18 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को या 17 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य ये है कि प्रेस की स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के लिए मनाया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मनाया जाता है। और हमारे देश में जब प्रेस परिषद बना था तो वो 1966 में बना था, 4 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी। और इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया तो 16 नवंबर 1966 से शुरू किया गया था। और इसी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। और इसको भारत में हमारे यहाँ वॉच डॉग या मोरल वॉच डॉग भी कहा जाता है प्रेस को। अब इसकी जो पूरी की पूरी संगोष्ठी वगैरह आयोजित की जाती है, ये जो आता है प्रेस परिषद आता है, ये राष्ट्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री जो वर्तमान में श्री अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, अब बात करी जाए यदि प्रेस अधिनियम क्या 1978 है, उसके अंतर्गत ये निकाय स्थापित किया गया है। भारत की जो वर्तमान में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार जो रैंक है 180 देशों में 150वीं है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय प्रेस परिषद के, वो है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई हैं। 28 लोग इसमें सदस्य होते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। मध्य प्रदेश के किस राजनेता की पुण्यतिथि को देश भर में मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्री कैलाश नारायण सारंग, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके फादर हैं। उनकी याद में इस बार जो पूरे देश में आयोजन किया गया, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, सोशल वर्क हुए हैं, एक तरह से मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की। तो कृष्णा गारू, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस कार्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनीतिज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर होगा ये अभिनेता थे। और आप उन्हें जानते हैं, ये है महेश बाबू के जो ये फादर हैं। आपने साउथ की मूवियां देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, तो आप महेश बाबू को जानते होंगे। इनके पिता थे, बहुत बड़े एक्टर थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2009 में। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। भारत द्वारा इन अवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की गई है। ये जो अभियान है ये किस संस्थान के साथ शुरुआत की गई है? WHO में, COP27 में, G20 में या UNO में? इसकी शुरुआत कहां से की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा COP27 में जो चल रहा है, वहां पर इन अवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत हुई है। लाइव करके प्रोग्राम है ये। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में इन्होंने शुरुआत करी थी। उस समय पे WHO के क्या कहते हैं अध्यक्ष भी थे वहां पर। अब इसमें होना क्या है? अब ये क्या है, जो पर्यावरण वन जलवायु में COP पर्यावरण मंत्रालय संबंधित है, आपको पता है। वहां पर जो UNDP है, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर भारत ने अपनी एक पहल शुरू करी है। इसका नाम रखा इन अवर लाइफ टाइम। यहाँ पर होगा क्या? जैसे लाइफ की एक अवधारणा है, लाइफ जो प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, उसमें लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ना है,
उसमें युवाओं को विशेषकर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि युवा थोड़ा सा सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर के। तो उनके हिसाब से कई चीजें बनाई जा रही है, एक पहल की जा रही है कि ताकि आप जो जलवायु है, जो प्रकृति है, उसके साथ जुड़े। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें होगा ये कि 18 से 23 वर्ष के जो युवा होंगे, इनको प्रेरित किया जाएगा, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कि जो स्वस्थ जीवन शैली होती है, कि स्थायी जीवन शैली होती है, वो किस प्रकार की होती है। यही सब चीजें इसके अंतर्गत रहेंगी। और ये अभियान क्या होगा, युवाओं को जलवायु कार्रवाई की जो पहल होगी उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार करेगा, ताकि वो प्रकृति को सुरक्षित रखने में क्या कर सकें, सरकार की और मदद कर सकें। यही सब कुछ इसके अंतर्गत रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभियान का हमें नाम याद रखना, शुरुआत कहाँ की गई थी वहां ये याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अभिनव बिंद्रा है, अचंता शरद कमल है, ओपी करहाना है या आदिल सुमरीवाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, आदिल सुमरीवाला है। ये खबरों में क्यों है? अध्यक्ष के कारण खबरों में नहीं है, खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है, इसमें नए जो खिलाड़ी हैं उनको आयोग में जोड़ा गया है। जो नया कानून बना है उसके अंतर्गत खेल विभाग के लिए सभी जो खेल संस्थान है वहां पर बीसीसीआई में भी, ओलंपिक संघ में भी, सभी जगह पे खिलाड़ियों को अब सम्मिलित किया जा रहा है। तो उसी में अब क्या हुआ है कि एमसी मैरी कॉम, बॉक्सर पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, ये इन सभी को जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका एथलीट आयोग है, इसके सदस्य के रूप में चुना गया, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग में। ठीक है, जो एथलीट के लिए क्या क्या होना चाहिए सारी चीजें देखेंगे। अब इसके अलावा जो अन्य सदस्य पहले से इसमें सम्मिलित हैं उसमें एक तो आपके गगन नारंग हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्हें अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, खेल रत्न मिला है। अचंता शरद कमल वो भी हैं। हॉकी की खिलाड़ी जो पूर्व कैप्टन है हॉकी टीम की, रानी रामपाल है। और साइकिल चालक यहाँ पर गलत लिख गया है, ये भवानी देवी है, ये तलवार बाज हैं। रोवर बजरंग दली है, बजरंग लाल है। और पूर्व शॉट पुटर ओपी करहाना है। ये सभी हैं। ये संघ होगा जिसमें 10 लोग निर्वाचित होंगे, 5 पुरुष होने चाहिए, 5 महिलाएं होने चाहिए। ये पूरा का पूरा एक संघ बनेगा। अब जो भारतीय ओलंपिक संघ इसका जो नया संविधान बना है उसके तहत ये प्रतिनिधि क्या कहा गया है कि 10 महिलाएं और 10 पुरुष बराबर होने चाहिए, प्रतिनिधि का जो अंक है वो समान होने चाहिए। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमरीवाला है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है, जिसका कार्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। कौन सा राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबानी करेगा या कर रहा है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या गोवा? राइट आंसर गोवा होगा। लगातार हमने यही सुना है, ये जो प्रोग्राम होते हैं गोवा में ही किए जाते हैं। तो ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इस बार का जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया जाएगा, ये एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, उनको दिया जाएगा और उनका नाम है कार्लोस सौरा। ये हमें याद रखना है, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो होगा महोत्सव होगा, फिल्म महोत्सव IFFI, ये होगा गोवा में। यहाँ पर बहुत सारी फिल्में दिखाई जाएंगी, विश्व के लगभग सभी देशों की फिल्में आएंगी, उनका प्रदर्शन होगा। और इस बार का कुछ विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि मणिपुर सिनेमा की स्वर्ण जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे। हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था पिछले करंट अफेयर में, ये पूछा था कि विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है और सभी लोगों का आंसर सही है, रेगुलर वाले हैं, सभी आपने दिया है। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। देखो, विमुक्त जाति दिवस की जो शुरुआत हुई है ये मध्य प्रदेश से हुई है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जनजातियां रहती हैं, जातियां रहती हैं जो जिनका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कल्चर होता है। जैसे बंजारा होते हैं, ये एक जगह नहीं टिकते, ये इनका क्या होता है, इनका घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये स्थिरता नहीं होती इनके अंदर, ये इनकी एक संस्कृति होती है एक प्रकार से। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये बहुत सारी चीजों से क्या हो जाता है, दूर रह जाते हैं। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता क्योंकि इनके अंदर स्थिरता नहीं होती। ये इनके अंदर, ये इनकी संस्कृति का एक हिस्सा होता है। क्या करना, चारों तरफ घूमते रहना, विचरण करते रहना, एक जगह पर स्थिरता नहीं रखना। आपको कई बार आपके शहर के आसपास लोहे का काम करते हुए कई लोग दिख जाएंगे। कुछ समय दिखते हैं, कुछ समय बाद दिखने बंद हो जाते हैं, फिर एक समय के बाद वो आपको वापस वहां पर दिखने लगते हैं। तो इसी प्रकार के कई आपको आसपास में दिखेंगे। तो ये एक तरह से खाना बदोश होते हैं या अर्ध खाना बदोश। ये पुराने समय में ऐसा था कि भोजन की तलाश में घूमने का, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार से इनको जो सरकार की फूड सिक्योरिटी से संबंधित योजनाएं चल रही हैं,
ठीक है, मकान से संबंधित, आवास से संबंधित चल रही है, शिक्षा संबंधित योजनाएं चल रही हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ इन लोगों को बहुत बार नहीं मिल पाता। ये शिक्षा से, हर स्वास्थ्य से, हर चीज से दूर रह जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार इस पर काम कर रही है कि इन्हें किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। तो अब इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या है, 31 अगस्त को आदिवासी, गैर अनुसूचित आदिवासी समुदाय द्वारा विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, भारत में बात करेंगे तो लगभग 200 समुदायों को अनुसूचित जाति, जनजाति और इसमें पिछड़ी में शामिल किया गया है, क्योंकि ये अलग अलग उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 31 अगस्त 2021 से विमुक्त खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए एक विशेष पंचायत का आयोजन किया गया था और विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन जनजातियों की जो प्रमुख समस्या है वही है पिछड़ापन, आर्थिक रूप से विपन्नता, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण स्थायी आवास का न होना। यहाँ पर मोटी मोटी बात करें कब मनाया जाता है, 31 अगस्त को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कितनी जातियां जो है विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की हैं, तो 51 है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक अलग विभाग का भी गठन किया जिसका नाम है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, और इसकी जो सूचना जारी की गई थी 22 जून 2011 को की गई थी। इसका नाम बाद में बदल भी दिया गया। ये थी इसके बारे में डिटेल, लेकिन आप सभी लोगों ने काफी सारी डिटेल वहां पर दे दी है, मेरी बताने की आवश्यकता उतनी रह नहीं जाती है। फिर भी आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने देश के पहले जियो पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देनी है। ये पार्क कहाँ पर बनेगा, देश का पहला जियो पार्क होगा, ये कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको देनी है या उस प्रश्न से संबंधित डिटेल देनी है। और जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक मिलेगा, और जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उनको हार्ट दिया जाएगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से। तो आप समझ जाएंगे कि ये आंसर राइट है और इसमें हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलेंगी। यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो प्री और मेंस के कोर्स में ऑफर चल रहे हैं। प्री कोर्स के साथ आपको प्री के नोट्स फ्री मिलते हैं, वहीं पे मेंस कोर्स के साथ आपको प्री प्लस मेंस दोनों नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, जिनकी वर्थ 5000 रुपए है मेंस कोर्स के साथ। इनकी वैलिडिटी आपकी 4 ईयर के लगभग रहेगी। इसके साथ आपको वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू और बाकी की सारी चीजें मिलेंगी। आपको अन्य चीजों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे या एग्जाम गुरुजी के ऐप से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।